आज हम जो है उपसह संयोजी यौगिक को पढ़ रहे हैं। ये हमारा एक कंपाउंड है, यौगिक है उपसह संयोजी K4, डब्बा शुरू, FeCN, डब्बे के अंदर 6 और डब्बा बंद। ठीक है ना। इसको ध्यान में रखते हुए आपने वर्नर का सिद्धांत देना है उपसह संयोजी यौगिकों के लिए। वर्नर का सिद्धांत, वर्नर कह रहा है 4 चीजें हैं इसके अंदर। एक तो ये धातु है, एक ये अंदर जो इसके साथ, ये जो इसके साथ धातु के साथ डब्बे के अंदर है, इसको क्या बोल रहा है, ये लीगेंड। ठीक है ना। एक कह रहा है इस डब्बे के बाहर एक आदमी और है, इसे बोल रहा है प्राथमिक संयोजकता। और तीसरी चीज क्या बोल रहा है, ये इस पूरे डब्बे को बोल रहा है, डब्बे को क्या बोल रहा है, उप सह संयोजी, क्या बोलेंगे, स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है ना। अभी स्फीयर का मुझे हिंदी में नहीं पता क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो यही फिट बैठा है। तो ये 4 चीजों के बारे में बता दिया, तो वर्नर की बात बता दी। तो पहला तो है धातु। ये क्या होती है, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं धातु। तो जो इसमें यूज होनी है वो डी ब्लॉक के तत्व यूज होने हैं। ठीक है। अब डी ब्लॉकों के तत्व क्यों होते हैं, क्योंकि क्या लिखना है, क्योंकि ये साइज में छोटे, साइज में क्या है, आकार में छोटे तथा क्या अत्यधिक धनात्मक घनत्व के होते हैं। ठीक है। तो इन धातुओं को इसलिए छांटा जाता है डी ब्लॉक वालों को। ओके कि हाँ सर ओके। अब इसके साथ, धातु के साथ कौन है अंदर, लीगेंड। तो लीगेंड क्या होंगे, लीगेंड को बोलेंगे द्वितीयक संयोजकता। ये द्वितीयक संयोजकता बनाते हैं इनकी, एक बात। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन समूह देने योग्य होते हैं, क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों के समूह को धातु को देते हैं। देखो धातु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वो धनात्मक है, और इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन के समूह को दे सकते हैं। तो ये दोनों इसलिए आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अब ये समूह देने योग्य होते हैं, कौन, लीगेंड मतलब ये जो अंदर रखे हुए इनके साथ। ठीक है। और दूसरी बात, द्वितीयक संयोजकता होने के कारण इनके कुछ गुण क्या हैं, एक तो ये स्ट्रेट लाइन से दिखाए जाते हैं, सीधी रेखा से दिखाए जाते हैं ये। और अगला, अनआयोनाइजेबल, आयनीकृत नहीं होते। और एक बात और क्या है, ये उसकी ज्यामिति को निर्धारित करते हैं, किसकी, यौगिक की ज्यामिति को निर्धारित करते हैं। ठीक है जी। ये हो गया हमारा इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में ये हो गया हमारा। अब कैसे दिखाएं, अगर हमने ये धातु दिखा दिया Fe, तो इसके स्ट्रेट लाइन से इसकी द्वितीयक संयोजकता दिखा दी हमने। एक CN ये रहा, 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 6 के 6 CN हो गए। तो ये 6 CN ऐसे। तो ये इसकी क्या बना रहे हैं, ज्यामिति भी बना रहे हैं। तीसरी बात, प्राथमिक संयोजकता कौन है, ये K4, ये इसकी क्या है, प्राथमिक। तो प्राथमिक संयोजकता को क्या कहा हमने, डब्बे के बाहर, मतलब स्फीयर के बाहर। स्फीयर के क्या होती है, ये बाहर होती है। कैसी होती है, ये कैसी होती है, आयनीकृत हो सकती है। इसको कैसे दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और इससे कोई ज्यामिति निर्धारित नहीं होती, ज्यामिति निर्धारित नहीं होती। हालांकि ये क्या है, ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करने में, ऑक्सीडेशन नंबर निर्धारित करती है। धातु की ऑक्सीकरण संख्या को निर्धारित करने का काम तो करती है, पर ज्यामिति नहीं। जैसे ये Fe था, तो इससे अगर आपने ये K4 दिखाने हैं तो ऐसे दिखा सकते हो आप, K4, ये K डॉटेड लाइन से, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे डॉटेड लाइन है। ठीक है जी। और आखिरी में उपसह संयोजी स्फीयर, इसमें धातु और लीगेंड। ठीक है। उपसह संयोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। उपसह संयोजन बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये बात हमने यहाँ पे क्लोज कर दी। बस इतनी बात बतानी है, 4 बिंदुओं में अपनी कहानी जय श्री राम कर देनी है इसमें।
ठीक है भाई बच्चों, तो मैंने आपको वर्ण का सिद्धांत बता दिया। आएगा तो बड़े ही क्वेश्चन में आएगा, छोटा क्वेश्चन नहीं आता इसका कुछ भी, इसका बड़े ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और ध्यान देने के लिए आप बोल सकते हो कि लीगेंड जितने होंगे वो उसकी उपसह संयोजन संख्या को भी बताएंगे, तो उस चीज को मैं अब आगे बता रहा हूं। अब मैं क्या बता रहा हूं, जैसे ये K4FeCN6, दोबारा से मैंने इस एग्जाम्पल को ले लिया। अब मैं इसके बारे में दो बिंदु बता रहा हूं। एक तो बता रहा हूं ऑक्सीकरण संख्या, करण संख्या किसकी, धातु की, धातु की एक तो क्या है ऑक्सीकरण, और एक क्या है उप संयोजन संख्या या क्षमता, ठीक है ना। तो धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ये Fe है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे, तो K4FeCN6, इसमें धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए पहले इसको आयनाइज करोगे, तो 4 तो K के प्लस के बाहर निकल जाएंगे, प्लस एक डब्बा बच जाएगा किसका, FeCN6 वाला, जो कि नेगेटिव के 4 होंगे, नेगेटिव के 4 होंगे, तो -4 ही हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब इस डब्बे में से Fe की संयोजकता निकालनी है आपने, तो Fe की संयोजकता क्या होती है, x माननी है। Cn की कितनी होती है, -1, और इसके कितने हैं, 6 लोग हैं, बराबर -4, तो x - 6 बराबर -4, x - 6 बराबर -4, तो यहां से x का मान कितना हो गया, धन का 2। ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल गई, धन की 2, धन की 2। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा धन में होती है, या ऋण में भी हो सकती है, सॉरी 0 भी हो सकती है। तो धातुओं के लिए हाँ हमेशा धन में होगी, धातुओं के लिए ऑक्सीकरण संख्या। अब उपसह संयोजन संख्या निकालनी है, तो K4FeCN6, इसमें Fe की उपसह संयोजन क्षमता, इस डब्बे के अंदर Fe के साथ कितने लोग हैं, 6, तो उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई, 6, तो कितनी हो गई, 6। पर ये 6 के 6 कैसे थे, एक हाथ वाले, अगर ये 2 हाथ वाले आते तो 6 दूनी 12 भी हो सकता था, पर ये जानना जरूरी है कि इसके साथ जितने लोग जुड़े हुए वो कितने हाथ वाले हैं, तो Fe के साथ Cn एक ही जुड़ा हुआ, एक ही हाथ होता है उसका, तो इसकी संयोजन संख्या कितनी होगी, 6, मतलब 6 लोग जुड़े हुए ना इससे, तो इसकी संख्या कितनी होगी इसके जुड़े हुए लोगों की, 6, ये बात बोलनी है, ठीक है जी। ये भी बात समझ में आ गई हमें। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा, क्या इसका अगला महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों हमारा IUPAC नाम। IUPAC नाम, IUPAC नाम लिखने के 3 ही तरीके आपको ध्यान रखने हैं, 1 2 3। पहला जैसे K4FeCN6, थोड़ा और क्लोज लाओ इसको, जहाँ पे लिखा रहा हूँ पूरा पेज कवर करने की जगह आप इसको कर रहे हैं। K4FeCN6, इसका आपने नाम लिखना है, तो नाम मैंने बताया ऐसे ही लिखना शुरू करना है जैसे दिख रहे हो। तो पहले पोटेशियम आ रहा ना, तो पहले पोटेशियम लिख दो बस। अब 4 पोटेशियम है तो टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखा आपने, बाहर वालों को का नंबर नहीं लिखना, केवल पोटेशियम लिखना। अब डब्बे के अंदर को पढ़ना है, तो डब्बे के अंदर में तो पहले Fe आ रहा है, लेकिन Fe को नहीं, डब्बे के अंदर सबसे पहले हमने लीगेंडों के नाम लिखने हैं। तो लीगेंड कौन है इसमें, साइनाइड, और कितने हैं वो 6, तो उसको 6 को बोलते हैं हेक्सा, और Cn को बोलते हैं साइनाइडो, क्या साइनो, सॉरी साइनो, साइनो क्या हेक्सा साइनो। और आयरन है ना ये Fe, लेकिन जब धातु बाद में आती है, उदाहरण के जब धातु बाद में आ रही है तो केवल उसका नाम लिखना है, तो वो 8 लगाना है उसके नाम के बाद आगे, ठीक है ना, साइनो फेरेट, क्या फेरेट। और इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या, अभी ऑक्सीकरण संख्या हमने पीछे निकाली थी इसकी, क्या सेकंड 2 निकाली थी ना, यहाँ पे 2 तो निकाली थी हमने ऑक्सीकरण संख्या, तो इसके रोमन में ये 2 लिख देना यहाँ पे, ठीक है। एक मैंने लिखा दिया। अब आप K3FeCN6 इसकी निकाल के बताएंगे, K4CuNH3 का NH3 और Cl5 इसकी निकाल करके दिखाओगे, तो इन दोनों का नाम लिख करके बताओगे आप, इसका भी और इसका भी आप लिख करके दिखाओगे, आपको इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। अब दूसरा उदाहरण देखो, CuNH3 का होल 6 डब्बा बंद, और यहां पे Cl3 लगाया हुआ मैंने, ठीक है ना। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब देखो पहले वाला एग्जांपल कैसा था, जब डब्बा बाद में आ रहा था और प्राइमरी वैलेंसी मतलब प्राथमिक संयोजकता पहले आ जा रही थी। यहां पे क्या हो रहा है, पहले डब्बा आ रहा है और प्राथमिक संयोजकता बाद में आ रही है। तो जब पहले डब्बा आ रहा है तो धातु पहले आ रही है, और जब डब्बा बाद में आ रहा है तो धातु बाद में आ रही है। तो जब धातु बाद में आएगी तब तो 8 लगाना है उसके नाम। क्या बताया कि अगर डब्बा बाद में आया मतलब धातु बाद में आई,
तो धातु के नाम के आगे एट लगाना, जैसे फेरस फेरेट कर दिया इसका। पर यहाँ पे देखो धातु क्या रखी है, पहले मतलब डब्बा पहले आ गया तो धातु पहले, तो धातु का नाम जो कॉपर है तो कॉपर ही लिखना है। उसके बाद हालांकि उसकी ऑक्सीकरण संख्या को रोमन में लिखना है। और देखो डब्बे का नाम पहले लिखना था ना, तो डब्बे में तो पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तो लिगेंड क्या है, अमीन है 6, तो 6 को अभी हमने बोला था हेक्सा लिखते हैं और अमीन लिखते हैं, हेक्सा अमीन। और हेक्सा अमीन के बाद कॉपर और उसकी ऑक्सीकरण संख्या, और ब्रैकेट के बाहर पे क्या है, क्लोराइड है। क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड। अंदर होता अगर क्लोरीन तो क्लोरिडो लिखते हैं इसका नाम, क्योंकि ये फिर लिगेंड की तरह काम कर रहा होता। अभी बाहर है प्राइमरी वैलेंसी तो केवल क्लोराइड लिखेंगे, और ये भी नहीं कि 3 है 4 है, ये तो केवल क्लोराइड ही लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। अब बस डब्बे के अंदर इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी बाकी है। तो देखो ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली थी हमने इनको तोड़ा था, एक तो डब्बे में तोड़ा, एक तो डब्बा बन गया था प्लस 3Cl नेगेटिव बना। डब्बा क्या था, CuNH3 का होल 6 और प्लस के 3। अरे भाई ठीक है, ये डब्बा ऐसे टूटा था। अब कॉपर की निकालनी है ऑक्सीकरण संख्या, तो उसको x मानो। अमीन की 0 होती है, 6 है, 6 बार है ये, बराबर प्लस के 3, तो x बराबर प्लस के 3। तो यहाँ पे भी 3 आ गया। तो लगभग आप पाएंगे कि 3, ज़्यादातर 3 आता है, कभी कभी 2 और कभी कभी 4 भी आता है, पर लगातार ज़्यादातर 3 आता है। जब डब्बे 6 हों अंदर लोग ना, टोटल मिला के, ये क्या किया मैंने, K4NH3, ये मैंने हाँ ठीक बनाया हुआ, ठीक है। तो ये हमारा तरीका होता है नाम लिखने का, ठीक है भाई बच्चों। तो पहला था जब पहले प्राइमरी वैलेंसी आई बाद में डब्बा आया। इस बार नाम लिखवाया हमने जब पहले डब्बा आया बाद में प्राइमरी वैलेंसी आई। और तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरे एग्जाम्पल में क्या है, कॉपर NH3 का होल 4 BrCl डब्बा बंद Cl, ये। तो इस बार वाला कैसा है, इस बार भी पहला डब्बा और बाद में प्राइमरी वैलेंसी है, लेकिन डब्बे के अंदर एक ही तरीके का लिगेंड नहीं है, एक से ज़्यादा तरीके के लिगेंड है। क्लोरीन है, ब्रोमीन है और अमीन है, ठीक है ना। तो अब नाम कैसे लिखना है इसका, पहले तो लिगेंड का नाम लिखते हैं डब्बे के में। तो एक तो अमीन, ए से आ रहा है ना अमीन, औ से अल्फाबेटिकली पहले ये आ रहा है, तो टेट्रा अमीन, क्या टेट्रा अमीन, 4 बार अमीन है बल। उसके बाद Br ब्रोमीन, बी से शुरू हो रहा है, क्लोरीन सी से शुरू होता है, तो पहले फिर बी आएगा ना एक के बाद बी, तो बी ब्रोमीन, तो ब्रोमीडो, ये ब्रोमाइडो, ठीक है ना, आपको बोला था मैंने। फिर क्लोरीडो है ना, क्लोरीडो, ब्रोमीडो, साइनो, लिगेंड्स का नाम ऐसा होता है, ठीक है ना। और वैसे अगर ये बाहर है तो इसका नाम केवल क्लोराइड होगा। तो टेट्रा अमीन, ब्रोमीडो, क्लोरीडो, और फिर आएगा कॉपर, कॉपर तो कॉपर ही आएगा, और कॉपर के बाद उसके डब्बा आएगा जो उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए होगी। और ऑक्सीकरण संख्या के बाद क्या बचता है उसका, क्लोराइड, क्या बचता है उसका, ये वाला क्लोराइड। अब डब्बे के अंदर हमने इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमने इसको 2 बार में तोड़ा होगा। तो एक तो डब्बा ऐसा टूटा होगा, ये माइनस का 1 निकला होगा, तो ये प्लस का 1 बन गया होगा। तो कॉपर NH3 का 4 Br और Cl, ये इतने से लिगेंड है इसमें। अब कॉपर को निकालना है हमने, तो कॉपर को x मान लो। अमीन 0 वाला 4 है तो उसको 0 4 लिख दिया। ब्रोमीन -1 होता है, प्लस क्लोराइड भी माइनस का 1 होता है, और बराबर प्लस का 1। तो ये -1 -1 माइनस के 2 हो गए, उधर जाके प्लस के 2 हो गए, तो प्लस के 2 और प्लस का 1 प्लस के 3। तो x बराबर क्या हो गया, प्लस के 3। मैंने आपको बोला जनरली जब 6 लोग होते हैं अंदर तो ये जनरली 3 ही आता है, ठीक है जी। तो ये भी हमारा डन हो गया नाम। तो 3 तरीके IUPAC नाम लिखने के मैंने आपको बता दिए। और अब इसके बाद चौथी बात क्या बताएंगे हम आपको, समावयवता। क्या, समावयवता। तो समावयवता कैसे होती है बच्चों, इसकी मैंने आपको बताया 4 तरीके की समावयवता इसमें देखने को मिलेगी, 1 2 3 4। इनको देख करके ही पता चल जाएगा आपको। एक में तो देखो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, CuNH3 का होल 4 Cl2 और Br2, एक तो ये दे रखा है। और इसका समावयवी कौन सा बना रखा है, समावयवता कब देखेगी, जब 2 लोग होंगे। अभी इसका समावयवी बनाऊंगा मैं, CuNH3 का होल 4, अभी पहले Cl2 अंदर था, अब Br2 अंदर आ गया और Cl2 बाहर आ गया। तो अंतर क्या हुआ, ये जो सेकेंडरी वैलेंसी थी ये प्राइमरी वैलेंसी के साथ एक्सचेंज हो गई, आयनिक जो वैलेंसी थी वो एक्सचेंज हो गई। तो इसको बोलेंगे आयनिक समावयवता। क्या बोलेंगे इसको, आयनिक समावयवता। बस इतनी सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं। दूसरे वाले में देखो क्या कर रहा हूं मैं, CuNH3 का होल 4 H2O का
होल ट्वाइस। देखो 4 ये थे तो 2 ये, 6 टोटल 6 हो रहे हैं लगभग आप देख रहे हो अंदर ना। और बाहर है Cl3 एंड इसका भाई बनाता हूं मैं CuNH3 का होल 4 Cl2 Cl और 2H2O डॉट लगाना जरूरी है ताकि पता चले ये और ये दोनों अलग अलग लोग हैं, ठीक है ना। तो 2 क्लोरीन अंदर आए और दोनों के दोनों पानी बाहर निकल गए। तो शिफ्ट किसके साथ हुआ? पानी के कारण। पानी के होने से जब एक्सचेंज हुआ होगा तो इसको बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म मतलब समावयवता, ठीक है ना। तो 2 समावयवताएं देख लिया आपने। तीसरी समावयवता का नाम आता है बच्चों हमारा आबंध समावयवता। और ये कहाँ पे देखने को मिलती है? जब कोई कैसे लिगेंड मिलते हैं? उभयधर्मी। आबंध समावयवता जो है, आबंध समावयवता में मैंने बताया कि उभयधर्मी लिगेंड का होना जरूरी है, या फिर उभयधर्मी लिगेंड है तो समझ लो शायद इसमें आबंध समावयवता दिखा देगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बोला K4FeCN6, तो CN6 में साइनाइड आ गया। हो सकता है इसका K4FeNC6 वाला भी कोई भाई हो, NC6, ठीक है। तो यहाँ पे साइनाइड और यहाँ पे आइसोसाइनाइड, ये दोनों के दोनों उभयधर्मी लिगेंड है। तो यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म या फिर आबंध समावयवता के चांस बनते क्या है ही यहाँ पे, तो ठीक है ना। और एक और है हमारा उपसंयोजन समावयवता। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें 2 डब्बे दिखेंगे आपको। जब भी 2 डब्बे दिखेंगे, ये एक कंपाउंड है, अलग अलग नहीं है, एंड इसके भाई जो होगा वो भी 2 डब्बे वाला होगा। तो जहां पे आपको ऐसे एग्जांपल दिख गए, समझो इनके अंदर क्या है? उपसह संयोजन समावयवता, और कोई है ही नहीं, तो 2 डब्बे देखने। अब क्या क्या लिखा हुआ होगा इसके अंदर? क्रोमियम NH3 का होल 6 और कॉपर Cl का होल 6, मान लो ये लिखा हुआ। और इसका भाई कैसा होगा? अब क्रोमियम के साथ ये Cl के 6 आ जाएंगे, क्रोमियम के साथ Cl के 6 आ जाएंगे, और कॉपर के साथ अमोनियम के 6 आ जाएंगे। तो देखो ये ट्रांसफर हो गए लिगेंड इसके इस पे और इस पे चले गए। तो इसको बोलते हैं उपसंयोजन समावयवता। समझ में आ गया? तो ये जो शिफ्टिंग है उपसंयोजन समावयवता कहलाती है। तो ये भी आपको एग्जाम्पल आएगा, देखते ही आप बता देंगे। और एक एग्जाम्पल जो सबसे इंपॉर्टेंट बोला हुआ है ना आपको, सिस्प्लेटिन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, किस रूप में? एंटी कैंसर ड्रग। मैंने बोला था ना, प्रति कैंसर औषधि के रूप में, ठीक है ना। प्रति कैंसर औषधि के रूप में सिस्प्लेटिन आता है। और सिस्प्लेटिन बना के भी बताया था मैंने, प्लेटिनम एक तरफ होता है और 2 NH3 एक तरफ, 2 NH3 एक तरफ और 2 Cl एक तरफ। इसको बोलते हैं सिस्प्लेटिन। और इसका दूसरा भाई जो होगा उसका नाम होगा ट्रांसप्लेटिन। और सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन एक दूसरे के क्या होंगे? वो होंगे ज्यामितीय समावयवी। कैसे? जबकि ये 4 समावयवी तो मैंने आपको बता दिए। तो ये समावयवी तो कहलाते हैं संरचनात्मक समावयवी, परंतु वो वाले कहलाते हैं क्या? ज्यामितीय समावयवी या फिर त्रिबिंबीय समावयवी। ये भी कहा था मैंने एक दिन, वर्ड यूज है ना। तो वो भी सारी चीजें, तो आप इनको ध्यान रखिए, वीडियो पूरा देखते रहिए, आप लोगों का